देखिए लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पर होता क्या है कि जो ये लेंथेनम है और जो हाफनियम है उसके बीच में यहाँ पर ये 14 एलिमेंट्स आते हैं। ये सारे के सारे 14 एलिमेंट यहाँ पर हैं, ठीक है। और इन जो लेंथेनॉइड्स हैं, इन्हें लेंथेनॉइड सीरीज बोलते हैं। इन लेंथेनॉइड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन आता है वो कौन से और सब शेल में आता है? एफ सब शेल में आता है। और एफ सब शेल न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज को पूर्णली शील्ड करता है। पूर्णली शील्ड करने का मतलब एफ सब शेल में इलेक्ट्रॉन आया लेकिन वो न्यूक्लियस में जो एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन आया उसको शील्ड नहीं कर रहा। तो एक तरीके से न्यूक्लियस में जो मोर एंड मोर प्रोटॉन आ रहे हैं उनका इफेक्ट बाहर नज़र आता जा रहा है, ठीक है। न्यूक्लियस में यहाँ पर एक प्रोटॉन गिरा, उस प्रोटॉन का इफेक्ट सबसे आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर आया, रेडियस छोटी हो गई। फिर पीआर में एक प्रोटॉन और गिरा, फिर छोटी हो गई। फिर एनडी में एक इलेक्ट्रॉन और गिरा और छोटी होगी। तो ऐसा करते करते यहाँ पर जितने भी प्रोटॉन न्यूक्लियस में गिर रहे हैं उनको रोकने वाला कोई नहीं है, रोकने वाला कोई नहीं है। तो ये जो लेंथेनॉइड सीरीज है, इस पूरी सीरीज में रेडियस तो आपकी घटती चली जाती है। जब आपकी रेडियस घटती चली जाती है तो फिर यहाँ से और यहाँ में इन दोनों एलिमेंट के बीच में जो यहाँ पर जो रेडियस है वो आपको छोटी दिखेंगी, है ना। जब ये रेडियस छोटी दिखेंगी तो इनसे होता क्या है कि ये आपकी पहली सीरीज है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट की पहली सीरीज है, दूसरी सीरीज है। इसके पास कितने पे हैं? इसके पास नंबर ऑफ शेल हैं 3, इसके पास नंबर ऑफ शेल हैं 4। शेल ज़्यादा हैं तो इनकी रेडियस इन वाले से ज़्यादा है, ठीक है। अब इनके पास 4 शेल हैं, इनके पास 5 शेल हैं, तो 5 शेल होने पे इनकी रेडियस इनसे ज़्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि यहाँ पर इनकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन आ गया है तो इनकी जो रेडियस है हाफनियम की, टेंटेलम की, टंगस्टन की, इनकी रेडियस अपने से ऊपर वाले एलिमेंट के बराबर है, ठीक है। और ये हुआ है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि पूरी लेंथेनॉइड सीरीज में रेडियस आपकी डिक्रीज हुई है। इसे बोला जाता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। मैं ये सारी रेडियस लिख देता हूँ। तो देखिए तब तक आप ये बनाइए, टाइम लगेगा इसमें। 144 ये पिकोमीटर में है ना। ये एलिमेंट X है, यहाँ पर ये आपका जैसे यहाँ पर कुछ भी लिखा है, यहाँ पर ये ABC, ये यहाँ पर एटॉमिक रेडियस है पिकोमीटर में, कुछ मिल रहा है। 144, 132, 122, 117, 117, FE की 117, 116, 115, 117 और 125 है ना। 162, 162, 145, 134, 129, 127, 124, 125, 128, 134, 134 और 141, ठीक है। 169, 144, 134, 130, 128, 126, 126, 129, 134 और 144, 165, 164, 164, 164, 166, 185, 161, 159, 159, 158, 157, 156, 170 और 156,
हो गया? देखिए, शील्डिंग इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल्स, शील्डिंग इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल्स, है ना। एस ऑर्बिटल जो होता है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होता है, तो सबसे ज़्यादा शील्ड करता है न्यूक्लियस के चार्ज को। उसके बाद आपका क्या आता है P, उसके बाद आपका आता है D, और उसके बाद आपका आता है F। मतलब अगर एक न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन आया है और वो अगला जो इलेक्ट्रॉन आया है वो S में आया है, तो S ऑर्बिटल उस न्यूक्लियस में आए हुए एक्स्ट्रा प्रोटॉन को अच्छे से शील्ड कर देगा, उसके पॉजिटिव चार्ज को आसानी से बाहर नहीं जाने देगा। वहीं अगेन अगर न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन आया है
और जो इलेक्ट्रॉन आया है वो एफ सबशेल में आया है। तो एफ सबशेल उसके न्यूक्लियस के चार्ज को शील्ड नहीं कर पाता और पॉजिटिव चार्ज बाहर आपको नजर आता हुआ नजर आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, मान लीजिए एक बल्ब है ना, एक बल्ब है, उसकी रोशनी है ना। यहां पर एस एक मोटा सा एक तरीके से इस तरीके से लगा हुआ है, ये थिक शीट लगी हुई है। थिक शीट का मतलब यहां पर क्या है, मतलब सिंबॉलिक हम यहां पर एस ऑर्बिटल है। तो मोस्ट ऑफ द लाइट इज ब्लॉक्ड। एस ऑर्बिटल है, सिंबॉलिक है ना। ये न्यूक्लियस का चार्ज है, एक थिक शीट लगी हुई है, तो मोस्ट ऑफ द लाइट आपकी ब्लॉक हो जाएगी। ठीक, अब यहां पर देखिए, ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है। अगर यहां पर आपका क्या है, एस है ना, ये आपका एस ऑर्बिटल है। एस ऑर्बिटल है तो यहां पर क्या होगा, मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इज ब्लॉक्ड। एस ऑर्बिटल है तो मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज आपका क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। और अगर पॉजिटिव चार्ज बाहर नहीं आ रहा तो रेडियस आपको क्या दिखाई पड़ेंगी, अगर पॉजिटिव चार्ज बाहर नहीं आ रहा तो रेडियस तो क्या दिखाई पड़ेंगी, लार्ज या स्मॉल। रेडियस को छोटा कौन करता है, न्यूक्लियस का चार्ज, और न्यूक्लियस का चार्ज बाहर नहीं आ पा रहा तो रेडियस, हाँ, रेडियस विल बी लार्जर है ना, रेडियस विल बी लार्जर। ठीक है, दूसरा केस देखिए, सिंबॉलिक उसमें देखिए, यहां पर ये आपका मान लो क्या है, ये आपका एफ ऑर्बिटल है ना। तो यहां पर क्या होगा, एफ ऑर्बिटल क्या है, मोस्ट ऑफ द लाइट को पास हो जाने दे रहा है, क्योंकि वो रोक ही नहीं पा रहा उसको। मोस्ट ऑफ द लाइट इज पास्ड, मोस्ट ऑफ द लाइट इज पास्ड। तो उसी तरीके से यहां पर देखें तो ये आपका न्यूक्लियस है। अगर ये आपका क्या है, एफ ऑर्बिटल है, अगर ये आपका क्या है, एफ ऑर्बिटल है, तो मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियस का चार्ज आपको क्या होगा, बाहर एक तरीके से निकलेगा है ना। मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इज क्या हो जाएगा, पास्ड। मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज आपका पास हो गया, क्योंकि एफ ऑर्बिटल उसको रोक ही नहीं पा रहा है। और अगर मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज आपका एक तरीके से पास हो गया है तो रेडियस क्या होंगी, छोटी हो जाएंगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अगर बाहर पास हो गया है तो रेडियस को खींच लेगा अंदर। तो यहां पर क्या आएगी आपकी, रेडियस विल बी स्मॉलर। ठीक है, तो यही यहां पर हुआ है, यही यहां पर हुआ है कि इनके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन आया है वो इलेक्ट्रॉन आया है एफ ऑर्बिटल में, और न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज आया। जैसे जैसे एक इलेक्ट्रॉन आया एफ में, न्यूक्लियस में भी पॉजिटिव चार्ज आया, और उस एफ ऑर्बिटल ने न्यूक्लियस को इस पॉजिटिव चार्ज को शील्ड नहीं किया, तो पॉजिटिव चार्ज अपना असर दिखाता गया और रेडियस को धीरे धीरे छोटा करता चला गया। तो इसीलिए यहाँ पर अगर आप देखें तो लैंथेनियम और हाफनियम में रेडियस में काफ़ी डिफरेंस है, जिसकी वजह से हाफनियम की रेडियस लगभग उतनी जितनी जिरकोनियम की, टेंटलम की रेडियस लगभग उतनी जितनी नायोबियम की, टंगस्टन की रेडियस लगभग उतनी जितनी मोलिब्डेनम की, है ना। तो उसकी वजह से जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उसमें सेकंड रो और थर्ड रो की जो रेडियसेस हैं वो लगभग बराबर हैं। ठीक, सिमिलर इफेक्ट एक यहाँ पर भी दिखाई पड़ता है। ये डी, जिस तरीके से आपका एफ ऑर्बिटल वीकली ब्लॉक करता है, उसी तरीके से डी वाला भी वीकली ही ब्लॉक करता है, तो उसका इफेक्ट यहाँ पर दिखाई पड़ता है। अगर आप यहाँ पर देखें, ये वाली जो सीरीज है इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, डी में आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर आप यहाँ पर देखें तो बोरोन से बड़ा होना चाहिए एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम से बड़ा होना चाहिए गैलियम, है ना। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो इस डी में जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है सेम उसी तरीके से एफ के वीकली करने के तरीके से, जैसा डी में भी एफ वो करता वीकली शील्ड करता है, तो एल्युमिनियम और गैलियम की जो रेडियस हैं वो लगभग सेम है। तो यहाँ पर देखिए बोरोन की जो रेडियस है वो आपकी 80 पिकोमीटर है,
एल्यूमिनियम की जो रेडियस है वो आपकी 125 है और इसकी 126 है और इसकी कितनी है 125 है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डी में ना आया होता तो रेडियस इनकी बड़ी होती, ठीक। तो यहाँ पर आपका 150 है और यहाँ पर आपका 155 है। यहाँ पर भी देखिए सेम इफेक्ट उनका इंडियम और थैलियम में भी लगभग दिखाई पड़ता है। यहाँ पर आपका 125 मतलब इंडियम की 150 है, तो यहाँ पर 4 इसमें किसके पास कितने हैं 5 सेल हैं, इसके पास 6 सेल हैं, तो 5 और 6 सेल होने पे इसकी रेडियस ठीक ठाक बड़ी होनी चाहिए, 170 के आसपास होनी चाहिए थी, लेकिन उतनी नहीं है, लगभग कितना 4-5 का डिफरेंस है। तो वो यही है जो आपका लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है उसका इफेक्ट की वजह से इनकी रेडियस इनके बराबर है और अगेन थैलियम की जो रेडियस है वो इंडियम के बराबर है, और डी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से गैलियम की रेडियस आपके लगभग एल्यूमिनियम के बराबर है, ठीक है। तो ये होता है आपका लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। उसी तरीके से यहाँ पर आपको दिखाई पड़ता है ये डी कॉन्ट्रैक्शन, ये लिखिए हो गया। चलिए अब लिखिए रिजल्ट्स ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, रिजल्ट्स ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। रिजल्ट्स ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो देखिए पहला रिजल्ट तो वो यही बोलता है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट में जो थर्ड रो है उसकी जो रेडियस है वो आपकी सेकंड रो के बराबर है, क्योंकि उनमें लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। तो लिखिए इसमें द एलिमेंट्स इमीडिएटली फॉलोइंग द लैंथेनाइड्स, द एलिमेंट्स इमीडिएटली फॉलोइंग द लैंथेनाइड्स, immediately following the lanthanides
have almost identical atomic radius have almost identical atomic radius as the elements immediately above them, है ना। तो यहाँ पे वो बोलता है, तो इसकी वजह से हाफनियम की जो रेडियस है लगभग जिरकोनियम के बराबर है, टेंटनम की रेडियस नायोबियम के बराबर है, टंगस्टन की रेडियस मोलिब्डेनम के बराबर है, एंड सो ऑन। इस वाली रो की जो रेडियस है वो अपने से जस्ट ऊपर के लगभग बराबर ही हैं, जबकि इनके पास एक शेल ज़्यादा है। तो लिखिए, हैंस हाफनियम हैज़ virtually the same atomic radius as zirconium comma, and tantalum has same atomic radius as niobium and so on. नेक्स्ट देखिए, सेकंड इसका है, इसी की वजह से रेडियस ऑफ बोरॉन उससे बड़ा है आपका रेडियस ऑफ एल्युमिनियम, है ना। हाँ, लगभग वो बराबर है एल्युमिनियम, और लगभग ये बराबर है रेडियस ऑफ गैलियम, है ना। समटाइम्स इसकी एक जरा मरा सा 1 पिकोमीटर का अंतर है, उससे आपका बड़ा है रेडियस ऑफ इंडियम, और लगभग सेम है, दैट मीन्स बड़ी होनी चाहिए, और रेडियस ऑफ आपके थैलियम, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर सेम उसी तरीके का इफेक्ट आपका डीकॉन्ट्रैक्शन हुआ है, और यहाँ पर जो इफेक्ट है यहाँ पर है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, है ना। इसी का इफेक्ट आपको दिखाई पड़ता है ना, इसी का इफेक्ट आपको दिखाई पड़ता है कि आयनाइजेशन एनर्जी में, ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, यहाँ पर बोरॉन की आयनाइजेशन एनर्जी आपकी बोरॉन की आयनाइजेशन एनर्जी आपकी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद आपकी एल्युमिनियम और गैलियम की लगभग बराबर है, और उसके बाद आपकी थैलियम, और उससे कम आपकी है यहाँ पर टिन की, है ना, इंडियम की। ये ऑर्डर आपको देखने को मिलता है ना। नीचे अगर आप जाएं तो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर आपको घटता हुआ दिखना चाहिए, है ना। नीचे जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी इसलिए घटती है क्योंकि रेडियस आपकी बड़ी होती चली जाती हैं, लेकिन नीचे जाने पे अगर रेडियस बड़ी ना हो, है ना, तो ऑर्डर आपको ये देखने को मिलता है। दैट मीन्स गैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए थी, लेकिन गैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम के लगभग बराबर है, क्योंकि रेडियस वहाँ पर घटी नहीं है, रेडियस एक तरीके से बढ़ी नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पर तो ऑर्डर आपका बिल और पलट जाता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो थैलियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए थी, थैलियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नीचे जाने पर वो सबसे बड़ा एटम होगा, तो नीचे जाने पर थैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होनी चाहिए थी, लेकिन थैलियम की इंडियम से ज़्यादा है, क्योंकि नीचे जाने पर रेडियस तो लगभग सेम मिली, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर 32 प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो उसकी वजह से थैलियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो इंडियम से ज़्यादा है। उसी तरीके का ऑर्डर आपको दिखाई पड़ता है कार्बन फैमिली में, ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी
ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, कार्बन फैमिली में अगर हम देखें तो कार्बन की सबसे ज़्यादा है, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद जर्मेनियम, उसके बाद ऑर्डर क्या होना चाहिए था, ये ऑर्डर आपका होना चाहिए था, है ना, ये ऑर्डर आपका होना चाहिए था कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नीचे जाने पर रेडियस बढ़ती चली जाएंगी तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान रहेगा। लेकिन टिन और लेड में अगर हम देखें तो इनकी रेडियस में ज़्यादा अंतर है ही नहीं, क्योंकि अगेन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है, लेड के अंदर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है, उसकी वजह से लेड की रेडियस उतनी बढ़ी है ही नहीं जितनी उसे बढ़ना चाहिए था। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर 32 प्रोटॉन जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये ऑर्डर आपका रिवर्स हो जाता है। लेड आपका यहाँ पर दिखाई पड़ता है और टिन आपका यहाँ पर दिखाई पड़ता है। ठीक है, चलिए हो गया। अगला टॉपिक पढ़ते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इसमें लिखिए the inert pair effect, the inert pair effect is the tendency of, the inert pair effect is the tendency of the two electrons in the outermost ns atomic orbital to remain unionized ns 3s 4s n सेल को दिखाएगा और s यहाँ पर ऑर्बिटल को है, ns एटॉमिक ऑर्बिटल टू रिमेन अनआयोनाइज्ड और unshared in the compounds of post transition metals, पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स। तो देखिए बोरॉन फैमिली में, देखिए बोरॉन फैमिली में अगर हम देखें तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये यहाँ पर आता है B3+, सबसे ज़्यादा स्टेबल है, Al3+, Ga3+, In3+ और Tl3+। वहीं अगर हम देखें स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आपको ये दिखाई पड़ता है B+, Al+, Ga+, In+ और Tl+। दैट मीन्स बोरोन की फैमिली में बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ये सब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड बनाएंगे, है ना।
और अगर कोवेलेंट बना रहे हैं तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड वाले, जैसे कि BF3, BCl3, AlCl3 सब बनाएंगे। लेकिन अगर आप देखें थैलियम में, तो थैलियम 3+ वाले कंपाउंड या 3 कोवेलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड बनाता हुआ नहीं दिखेगा। थैलियम आपको +1 वाले कंपाउंड बनाता हुआ दिखेगा, है ना। उसी तरीके से देखिए कार्बन फैमिली में, कार्बन फैमिली में स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये दिखाई पड़ता है कार्बन 4+, SN4+ और Pb4+। वहीं अगर आप देखें स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो C2+, Si2+, Ge2+, SN2+ और Pb2+, है ना। दैट मीन्स अगर आप कार्बन को देखो तो कार्बन 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता हुआ दिखेगा, CCl4, है ना, CBr4, CF4, CI4 ये बनाता हुआ दिखेगा। लेकिन लेड आपको +2 वाले कंपाउंड बनाता हुआ दिखेगा, जैसे कि PbI2। लेड आपको PbI4 बनाता हुआ नहीं दिखेगा। तो इसका क्या एक्सप्लेनेशन है? तो यहाँ पर देखिए, जैसे मान लो आपके पास कार्बन है ना, तो कार्बन का जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो आपका है 2s और आपका यहाँ पर 2p, है ना। ये आपका 2s है और ये आपका है 2p। तो पहले 2 होते हैं चुके हैं, 2 के बाद 3, 4, 5 और 6, ये आपको दिखेगा, है ना। अगर कार्बन में यहाँ पर हम देखें तो कार्बन अभी कितने बॉन्ड बना सकता है? VBT के अकॉर्डिंग 2 बॉन्ड बना सकता है। तो कार्बन मान लो अगर आप अभी 2 ही बॉन्ड बनाता है, C 2 बॉन्ड बनाता है यहाँ पर X के साथ, है ना। मान लो एक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो मान लो 10 जूल है, 10 जूल है। तो कार्बन ने जब X के साथ बॉन्ड बनाना तय किया तो 2 बॉन्ड बनाए, तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई? एनर्जी रिलीज आपकी कितनी हुई? 20 जूल हुई, है ना। फिर कोई कार्बन को कहता है कि भाई अगर S से एक इलेक्ट्रॉन 2p में ले जाता है तो 4 अनपेयर्ड हो जाएंगे, और 4 अनपेयर्ड होने के बाद तो फिर 4 बॉन्ड बना सकता है। चलिए उसको देखते हैं। एक्साइटेड कार्बन अगर हम यहाँ पर देखें तो एक्साइटेड कार्बन ये यहाँ पर कर लेगा 2s, यहाँ पर आपका है 2p, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये ले जाएगा तो ये हो जाएंगे। तो अब कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है। तो कार्बन हम यहाँ पर 4 बॉन्ड बनाता है, X और X 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर 10 जूल और 10 जूल। तो अब इतनी कितनी टोटल कितनी एनर्जी रिलीज होगी? नहीं, कुछ एनर्जी 2s से 2p में इलेक्ट्रॉन को जो भेजा है वहाँ पर भी खर्च होगी। मान लो 2s से 2p में जो इलेक्ट्रॉन इसने भेजा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर भेजने में मान लो 12 जूल यहाँ पर एनर्जी लगती है ना। तो टोटल एनर्जी रिलीज कितनी आ जाएगी? एनर्जी रिलीज यहाँ पर कितनी आ जाएगी? 40 - 12 तो कितनी हो जाएगी? 28 जूल हो जाएगी। 28 हुई, है ना, इतनी जूल हो जाएगी। अब मान लीजिए हम बात करते हैं लेड की, है ना। तो Pb में यहाँ पे हम देखें तो Pb में होगा ये आपके पास 6s, है ना, 6s होगा और यहाँ पर आपका होगा 6p। सेम उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा 1 2 और 1 और 1। Pb अब यहाँ पर बॉन्ड बनाता है ना, X के साथ और यहाँ पर X के साथ। लेकिन Pb और X के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनके साइज में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होने की वजह से जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल के साइज में डिफरेंस होता है तो वीक ओवरलैपिंग होती है ना। मान लीजिए कार्बन के पास कोई ऑर्बिटल है, वो इतने साइज का है, तो सारा जो भी इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वो इतनी जगह में है। वहीं अगर लेड के पास ऑर्बिटल इतना बड़ा है तो उतने ही 2 इलेक्ट्रॉन का क्लाउड इतने बड़े में होगा। तो अगर इतनी छोटी सी एक्सटेंट में जो भी ओवरलैपिंग होगी तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड का हिस्सा कम आएगा, है ना।
तो यहाँ पर क्या होता है कि लेड जब यहाँ पर बॉन्ड बनाता है तो एनर्जी 10 जूल नहीं निकलती, कम एनर्जी निकलती है। और एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर बोल देता हूँ कि मान लो 5 जूल यहाँ पर एनर्जी निकलती है, तो एनर्जी रिलीज यहाँ पर कितनी हो गई? एनर्जी रिलीज यहाँ पर होगी 10 जूल। ठीक है। अब कोई लेड को बोलता है कि भाई तू भी जो है कार्बन की तरह 2s से 2p में एक इलेक्ट्रॉन ले जा, जिसके बाद 4 बॉन्ड बना पाएगा। चलिए लेड भी ऐसे ही करता हुआ मान लो हम देखते हैं। एक्साइटेड पीबी यहाँ पर आपका 6s और यहाँ पर आपका 6p। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ से यहाँ पर ले गया। अब यहाँ पर लेड कितने बॉन्ड बना रहा है? अब यहाँ पर ये 4 बॉन्ड बनाने लगा, x और x के साथ। 5 जूल यहाँ से निकली, 5 जूल यहाँ से निकली, 5 जूल यहाँ से निकली और 5 जूल आपकी यहाँ से निकली, है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन को भेजने में यहाँ पर कितनी खर्च हो जा रही है? 12 जूल यहाँ पर खर्च हो जा रही है। तो एनर्जी रिलीज यहाँ पर कितनी हुई? एनर्जी रिलीज यहाँ पर कितनी हुई? 20, और उसमें से 12 चली जाएगी तो कितनी हुई? 8 जूल हुई। ठीक है। तो यहाँ पर तो मैंने एग्जाम्पल के लिए 10 जूल, 5 जूल, 12 जूल लिया है, लेकिन एक्चुअल मॉलिक्यूल में भी कुछ इसी तरीके के डाटाज हैं। तो इससे होता क्या है कि कार्बन जब अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके लेके जाता है और 4 बॉन्ड बनाता है तो उसे तो फायदा होता है। तो कार्बन आपको 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता हुआ दिखेगा, या ऑक्सीडेशन टर्म की कंडीशन में बोलें तो +4 में बनाता हुआ दिखेगा। लेकिन यही काम जब लेड करता है तो लेड को कोई फायदा नहीं होता, लेड को तो नुकसान होने लगता है। पहले 10 जूल थी, अब यहाँ पर क्या करता है? 8 जूल निकल रही है। तो क्या लेड को अपने 6s वाले इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कराना चाहिए? नहीं कराना चाहिए। तो यही वो कह रहा है कि इन जो भी ये फैमिली है, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, इसमें जो नीचे वाले एलिमेंट हैं ये अपने ns, हमने लिखा था ना ns के इलेक्ट्रॉन को, ये जो अपने ns के इलेक्ट्रॉन है जो सबसे आउटरमोस्ट शेल है 6s के इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कराता। तो जो अपनी फैमिली की ऑक्सीडेशन स्टेट उससे 2 कम करेगा। भाई इलेक्ट्रॉन जैसे अनपेयर्ड होता तो ऑक्सीडेशन स्टेट 2 से 4 हो गई, तो यहाँ पर 2 से 4। तो क्योंकि अपने ns के इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कराता, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो जो भी नीचे वाले एलिमेंट हैं, जैसे कि यहाँ पे हम देखें थैलियम, जैसे यहाँ पे देखें लेड, वो अपनी फैमिली की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उससे 2 कम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और उसकी वजह से अगर हम देखें कार्बन फैमिली में देखें तो +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी ऑर्डर ये है और +2 का ऑर्डर आपका ये है। उसी तरीके से बोरॉन फैमिली में ऑर्डर आपका ये है और +1 का ऑर्डर आपका ये है। सेम एक्सप्लेनेशन आपकी आएगी थैलियम के लिए। बोरॉन आपका एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके 3 बॉन्ड बनाता हुआ दिखेगा, लेकिन थैलियम जब यही काम करेगा तो उसका नुकसान होने लगेगा। तो ये आपका होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट मतलब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करे, और पेयर मतलब 2। तो ये कौन सा इनर्ट पेयर? ये यही है। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है नीचे वाले एलिमेंट्स में, ये 2 जो इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हुए नहीं दिखते, तो यही इलेक्ट्रॉन का इनर्ट पेयर है। इसे बोला जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, ये लिखिए सारी कहानी है। जिस टाइम समझा रहे हो उस टाइम मत उतारा करो, ऐसे उतारने के लिए टाइम दिया है ना। हाँ, जब फिर समझा रहे होंगे उस टाइम तुम लिख रही होगी, तो तुमने कैसे लिख लिया इतनी जल्दी?
डन। चलिए नेक्स्ट है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स
नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, तो इन पीरियड मैं यहाँ पे कहता है कि जो पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट ऑक्साइड्स बनाते हैं, है ना। तो जो ऑक्साइड्स हैं, तो अगर हम किसी पीरियड के लॉन्ग देखते हैं तो सबसे लेफ्ट हैंड साइड पर जो मेटल्स हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, इनके ऑक्साइड्स आपके बेसिक नेचर के हैं। और सबसे राइट साइड में जब हम जाते हैं तो SO3, Cl2O7, ये सब एसिडिक नेचर के हैं। तो पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट से राइट पे मूव करते हैं तो जो ऑक्साइड्स हैं उनकी नेचर बेसिक से लेकर एसिडिक होती चली जाती है, और बीच वाले ऑक्साइड आपको एम्फोटेरिक भी मिलते हैं, है ना। ठीक, तो इसमें लिखिए नेचर ऑफ ऑक्साइड्स बिकम्स बेसिक टू एसिडिक। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स becomes basic to acidic when we move from left to right in a period. तो फर्स्ट A, सेकंड A, थर्ड A, 4A, 5A, 6A और आपका 7A। ठीक है, तो देखिए Na2O, मान लो हम यहाँ पर लेते हैं पीरियड 3, Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P2O5, SO3 और Cl2O7 ना। ये आपका वेरी बेसिक है ना, हाईली बेसिक, ये आपका हाईली बेसिक है, ये आपका बेसिक है। Al2O3 आपका एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड उनको बोलते हैं जो बेसिक ऑक्साइड होते हैं। बेसिक ऑक्साइड्स आपके वे होते हैं जो एसिड के साथ डायरेक्ट रिएक्ट कर लेते हैं। जो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं जो एल्किल के साथ डायरेक्ट रिएक्ट कर लेते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड उनको बोला जाता है जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। तो ये आपका Al2O3 एम्फोटेरिक है, ये आपका वीकली एसिडिक है, ये आपका एसिडिक है, ये आपका हाईली एसिडिक है, और ये भी आपका हाईली एसिडिक है। ठीक है, तो लेफ्ट से राइट में अगर आप जाएंगे तो ऑक्साइड्स आपके बेसिक, फिर बीच में एम्फोटेरिक, फिर आपको एसिडिक और हाईली एसिडिक आपको मिलते हैं। इसको लिखिए नेक्स्ट देखेंगे इन ग्रुप
इन ग्रुप में हम जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो बोलता है कि जो ऑक्साइड्स हैं उनकी बेसिक नेचर बढ़ती चली जाती है ना। Li2O वीकली बेसिक है, Na2O बेसिक है, फिर नीचे जाएंगे तो K2O और ज़्यादा बेसिक है, तो नीचे जाने पे बेसिक नेचर आपकी बढ़ती चली जाती है। लिखिए इसमें, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीजेज, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीजेज as we move down the group, 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 ठीक है। यहाँ पर जब आप नीचे जाते हैं तो बेसिक नेचर इंक्रीजेस, बेसिक नेचर आपकी बढ़ती चली जाती है।